गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के स्कूल कल्चर मैनेजमेंट एंड टीचर पेपर सेकेंड के अंतर्गत क्रियानुसंधान के सोपान के अंदर 6 और 7 सोपान की स्टडी करेंगे, जिसमें 6 सोपान है कि क्रियात्मक प्राकल्पना को स्वीकृत या अस्वीकृत करना। तो ये इसका 6 सोपान है और इसके जो 5 सोपान तक के वीडियोस YouTube पर अपलोड कर दिए गए हैं। सबसे पहले आप उन सोपानों का स्टडी कीजिएगा, उसके बाद ही आप जो ये सोपान है उसकी स्टडी कीजिएगा। इसके अंतर्गत हमने जो भी क्रियात्मक प्राकल्पना जो हम बनाते हैं, उस क्रियात्मक प्राकल्पना का निर्माण करने के बाद उसकी कार्य योजना के आधार पर हम जो हमने प्राकल्पना बनाई है, तो जो भी हमें डेटा प्राप्त होते हैं, जब हम पूर्व परीक्षण करते हैं किसी भी समस्या से संबंधित, और उसके बाद हम जब एक्शन प्लान बना करके उसके बाद में जो हमें रिजल्ट प्राप्त होते हैं, उसके लिए फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो जो पूर्व परीक्षण है और उत्तर परीक्षण है, इन दोनों परीक्षणों की जब हम तुलना करते हैं तो हम एक सटीक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और उस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने जो एक्शन हाइपोथेसिस बनाई है वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की जाए या रिजेक्ट की जाए। अब इसमें जो क्रियात्मक हमारी प्राकल्पना है, तो जो क्रियात्मक प्राकल्पना होती है, ये क्रियात्मक प्राकल्पना वांछित परिवर्तन होकर अनुकूल परिणाम प्राप्त जब होते हैं तो प्राकल्पना स्वीकृत होती है, और जब वांछित परिवर्तन अनुकूल वांछित परिवर्तन होकर अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, तो हमारी जो प्राकल्पना है वो अस्वीकृत होती है। तो इस प्रकार हम अगर किसी भी समस्या पर जब हम डेटा प्राप्त करते हैं, और वो डेटा जो हमें प्राप्त हुए हैं पूर्व परीक्षण और उत्तर परीक्षण के पश्चात, जो हम उनमें डिफरेंस देखते हैं और उस डिफरेंस के आधार पर जो निष्कर्ष निकलते हैं, वह निष्कर्ष ही हमारे वांछित परिवर्तन होते हैं, जो अनुकूल परिणाम द्वारा हमें प्राप्त होते हैं।
अगर अनुकूल परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं तो हाइपोथेसिस जो हमने बनाई है वो स्वीकृत हो जाती है। अगर वांछित परिवर्तन होकर अनुकूल परिणाम हमें प्राप्त नहीं होते हैं तो प्राकल्पना जो है अस्वीकृत हो जाती है। इसके लिए हमने पहले भी जो कार्य योजना में जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि कक्षा 7th क्लास के अंतिम 2 कालांशों में विद्यार्थियों का पलायन की समस्या जो हमने ली थी, उसकी कार्य योजना के पश्चात हमने ये हाइपोथेसिस निकाली थी कि यदि ट्यूटोरियल क्लासेस ली जाए तो विद्यार्थियों के पलायन की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो अगर पूर्व परीक्षण और पश्चिम परीक्षण के अंतर्गत या उत्तर परीक्षण के अंतर्गत जो डेटा हमें प्राप्त हुए हैं उनमें विद्यार्थियों की संख्या अगर बढ़ी है, यानी अंतिम 2 कालांशों में पहले 40 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी ही उपस्थित रहते थे, लेकिन हमने जो एक्शन प्लान बनाया और एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद पश्चिम या उत्तर परीक्षण के अंतर्गत हमने जब उपस्थिति पंजिका देखी और उपस्थिति पंजिका में 40 में से 30 विद्यार्थी प्रेजेंट रहते हैं अंतिम 2 कालांशों में ट्यूटोरियल कक्षाओं के कारण, तो हमारा जो उपस्थिति है वो उपस्थिति का प्रतिशत बढ़ गया। तो इन पूर्व परीक्षण और पश्चिम परीक्षण यानी उत्तर परीक्षण के जो अंतर हमने देखा, इसमें 20 विद्यार्थी की संख्या बढ़ गई। तो ये जो अंतर हमने उसके परिणामों के अंतर्गत प्राप्त किया, ये परिणामों के आधार पर जो पहली हाइपोथेसिस हमने बनाई थी कि यदि ट्यूटोरियल कक्षाओं का आयोजन किया जाए अंतिम 2 कालांशों में तो विद्यार्थियों के पलायन की समस्या समाप्त हो जाएगी। जब अनुकूल हमने परिणाम प्राप्त किए तो हमारी प्राकल्पना स्वीकृत होती है, और ये जब प्राकल्पना जो स्वीकृत होती है तो इसके अंतर्गत जो हमारा उपस्थिति माध्य है, उपस्थिति माध्य जो हमारा उपस्थिति माध्य है, तो उपस्थिति माध्य का अंतर 0.1 या 0.5 सार्थकता स्तर पर आता है। तो इस 2 जो वैल्यूज हैं हमारी 0.1 और 0.5 इस सार्थकता स्तर पर उसका डिफरेंस देखा जाता है और उसी के आधार पर हम प्राकल्पना को स्वीकृत करते हैं, अन्यथा प्राकल्पना को रिजेक्ट करते हैं। 7th स्टेप है जो 7th सोपान है। 7th सोपान में यदि पहली क्रियात्मक प्राकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है तो दूसरी क्रियात्मक प्राकल्पना का परीक्षण किया जाता है। तो इस जो सोपान है इसके अंतर्गत यदि हमने पहली हाइपोथेसिस है वो अगर रिजेक्ट कर दी है तो उसके आधार पर फिर दूसरी जो हमने एक्शन जो हाइपोथेसिस बनाई है फिर उसका परीक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार जब हम पहली हाइपोथेसिस को जो हमारे वांछित परिणाम के आधार पर हमारे निष्कर्ष हमें प्राप्त नहीं कराती है या उस निष्कर्षों के अनुरूप नहीं होती है तो हम उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं और रिजेक्ट करने के बाद जो सेकंड हाइपोथेसिस है फिर उसका परीक्षण करते हैं। और सेकंड हाइपोथेसिस का परीक्षण करने के लिए पुनः हमें जो प्राकल्पनाओं का निर्माण उसके आधार पर फिर वापस से दोबारा से टेस्टिंग की जो प्रोसेस होती है एक्शन प्लान बना करके उस एक्शन प्लान के आधार पर उसे कार्य रूप देना पड़ता है और कार्य रूप देने के बाद फिर सेकंड हाइपोथेसिस की भी फिर
टेस्टिंग होती है। तो इस प्रकार पहली हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो जाए तो फिर दूसरी प्राकल्पना को परीक्षण हेतु फिर उसे स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार चौथे, पांचवें, छठे का जो सोपान है उसका रिपीटेशन होता है। तो इस कारण जो स्टीफन एम कॉरी है, स्टीफन एम कॉरी ने इसे क्रियानुसंधान का चक्रीय कहा है। तो इन दोनों सोपानों की आज हमने स्टडी की। तो स्टीफन एम कॉरी ने ये जो सेकंड हाइपोथेसिस की जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप की जब दोबारा एक सर्कल चलाते हैं, इस कारण ही स्टीफन एम कॉरी ने क्रियानुसंधान का चक्रीय इसे सोपान को कहा है। इस प्रकार जब पहली हाइपोथेसिस टेस्टिंग में रिजेक्ट होती है, सेकंड भी अगर रिजेक्ट हो जाए तो थर्ड हाइपोथेसिस को फिर हम टेस्टिंग करते हैं, तो फिर वही सर्कल हमारा चलता है। तो इस प्रकार ये चक्रीय अवस्था, एक चक्र जो है वो चलता है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्रियानुसंधान के 2 सोपानों की स्टडी की। अब आपको आज का जो असाइनमेंट है वो दिया जाता है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन आज दिए जाते हैं। पहला, क्रियात्मक प्राकल्पना के स्वीकृत या अस्वीकृत सोपान को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया जाता है, प्राकल्पना के अस्वीकृत होने पर अन्य क्रियात्मक प्राकल्पना का परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। इसके साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके राज्य सरकार की जो भी गाइडलाइंस समय समय पर जारी हो रही है उसका पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।